दोस्तों, आज की पहली कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्टेक्स्ट देना चाहता हूं। ये कुछ घटनाएं हैं जो विस्कॉन्सिन की एक फेमस लेक पर हुई थी, जिसका नाम है हॉलो पाइन लेक। यहां पर एक कैबिन था जहां अक्सर आए दिन कुछ अजीब घटनाएं होती रहती थी। इन घटनाओं की जांच के लिए वहां का लोकल प्रशासन भी सामने आया, कई साइंटिस्ट भी आए, यहां तक कि पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स भी। लेकिन उन सभी का एक ही नतीजा निकला, और वो बहुत डरावना था। आखिर उन घटनाओं का क्या कारण था, ये जानने के लिए आपको पूरी कहानी सुननी होगी। लेकिन आज की स्टोरी शुरू करने से पहले मैं स्पेशल शाउट आउट देना चाहूंगा हमारे चैनल के न्यू मेंबर का, जिनका नाम है ब्रार राजदीप। राजदीप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इन्हीं के साथ हमारे चैनल के टोटल 3 मेंबर हो चुके हैं, और आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और उन सबका भी शुक्रिया जो इस वीडियो को देख रहे हैं। आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये स्टोरीज अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर हाइप का ऑप्शन दिख रहा हो तो हाइप भी कर देना। आपके इन छोटे से स्टेप से मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है और वीडियो को रीच भी मिलती है। आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक और सजेशंस भी दे सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली नई कहानियां आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली कहानी। हॉलो पाइन लेक में हुई घटनाओं की जांच 12 अक्टूबर 2017 को शुरू हुई। हालांकि ये घटनाएं आगे चलकर स्थानीय प्रशासन और पैरानॉर्मल शोधकर्ताओं दोनों का ध्यान खींचने वाली थी, जो एक दशक से चुपचाप घटित होती आ रही थी। विस्कॉन्सिन की इस झील के उत्तर पूर्वी किनारे पर स्थित स्टिल वाटर परिवार का कैबिन 1962 से डैनियल स्टिल वाटर के परिवार के पास था। वो कैबिन एक साधारण सा 2 बेडरूम का ढांचा था, जिसने 2008 की गर्मियों तक 3 पीढ़ियों की पारिवारिक छुट्टियां बिना किसी घटना के देखी थी। 2008 की जून में डैनियल और उनकी पत्नी रेबेका ने अपनी बेटी एलिस, उसके पति कॉनर और उनकी 6 साल की जुड़वा बेटियों एबिगल और मैडिसन, इन सब को 2 हफ्ते की छुट्टियों के लिए बुलाया। पहला हफ्ता बिल्कुल सामान्य रहा। वो लोग मछली पकड़ते थे, तैराकी करते थे और शाम को बोनफायर के पास बैठते थे। घटनाओं की दर्ज की गई समय रेखा उनकी छुट्टियों के 8वें दिन से शुरू होती है, जब मैडिसन परिवार वालों से भटक गई और बाद में कैबिन से लगभग आधा मील दूर झील के एक बहुत गहरे हिस्से, जिसे स्थानीय लोग द ड्रॉप कहते थे, उसके किनारे बिल्कुल स्थिर खड़ी मिली। जब उससे पूछा गया कि वो अकेली इतनी दूर क्यों चली आई, तो मैडिसन ने बस इतना कहा कि पानी में मौजूद एक औरत ने उसे खेलने के लिए बुलाया था। परिवार ने इसे बच्चे की कल्पना समझकर टाल दिया। हालांकि उन्होंने ये जरूर नोट किया कि मैडिसन बार बार जोर दे रही थी कि वो औरत पानी के नीचे एक ऐसे घर में रहती है जो हमारे घर जैसा है, लेकिन वो उल्टा है। यह घटना इतनी चिंताजनक थी कि परिवार ने बाकी छुट्टियों के लिए एक सख्त रूल बना दिया। बड़ी सिस्टम, कोई भी अकेला बाहर नहीं जाएगा। 3 दिन बाद आधी रात में दोनों जुड़वा बच्चियां एक साथ चीखते हुए जागी और कहने लगी कि काई जैसे बालों वाली एक औरत खिड़की के बाहर खड़ी उन्हें देख रही थी और झील का पानी लकड़ी की चौखट पर टपक रहा था। कॉनर ने जांच की, लेकिन बच्चों की खिड़की के नीचे कुछ रहस्यमय पानी के पोखर के अलावा और कुछ नहीं मिला, जबकि रात साफ थी और हाल ही में बारिश भी नहीं हुई थी। अगली सुबह परिवार ने छुट्टियां तुरंत खत्म करने का फैसला किया, लेकिन रेबेका को कैबिन की कुछ चीजें जैसे तस्वीरें, बच्चों के खिलौने और परिवार की बाइबल डॉक के आखिर में एक बिल्कुल सही गोल घेरे में रखी हुई मिली। सब कुछ पूरी तरह सूखा था, जबकि वो पानी की सतह से बस कुछ इंच ऊपर रखी थी। डॉक पर कोई पैरों के निशान भी नहीं थे, जबकि पिछली गर्मियों में उस पर नई पॉलिश हुई थी और गीले निशान जरूर दिखते। इस घटना के बाद स्टिल वाटर परिवार ने लगभग 2 साल तक उस कैबिन से दूरी बनाए रखी। डैनियल कभी कभार रख रखाव के लिए जाता था, लेकिन कभी रात में नहीं रुकता था। अप्रैल 2010 में उसने पुराने हो चुके ढांचे की मरम्मत कराने का फैसला किया और स्थानीय ठेकेदार थॉम्स वाहन की कंपनी को काम सौंपा। और इन्हीं मरम्मत के दौरान उस जगह का डरावना इतिहास सामने आने लगा।
कैबिन की नींव ठीक करने के लिए खुदाई करते समय मजदूरों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जो कैबिन बनने से भी पहले की थी। कुछ निजी सामान जैसे गहने, कपड़ों के टुकड़े और एक बच्चे की गुड़िया, जो सब 1930 के दशक के लग रहे थे। सबसे अहम बात यह थी कि उन्हें एलिजाबेथ कार्वर की एक पुरानी डायरी मिली, जिनके परिवार का घर कभी ठीक इसी जगह पर था और जो 1938 में आग लगने से नष्ट हो गया था। कार्वर की संपत्ति हॉलो पाइन लेक के आसपास की उन कई जमीनों में से एक थी जिन्हें 1940 के शुरुआती वर्षों में बांध बनाकर झील को फैलाने के बाद छोड़ दिया गया था और फिर वो बाद में पानी में डूब गई। काउंटी के ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते थे कि एलिजाबेथ कार्वर, उनके पति जेम्स और उनकी बेटी कैथरीन तीनों उस घर की आग में मारे गए थे। लेकिन मिली हुई डायरी एक बिल्कुल अलग कहानी बता रही थी। एलिजाबेथ की आखिरी एंट्रीज बताती थी कि बांध के लिए जमीन बेचने से इनकार करने पर स्थानीय प्रशासन से तनाव लगातार बढ़ता जा रहा था। आग की कथित तारीख से 3 दिन पहले लिखी गई आखिरी एंट्री में एक बहुत परेशान करने वाला अंश था। उसमें लिखा था कि जेम्स कहते हैं, हमें यहां से नहीं जाना चाहिए, ये जमीन हक से और खून से हमारी है। उसने खिड़कियां कील ठोक कर बंद कर दी हैं। कैथरीन रात में रोती है। बांध पूरा हुए बिना ही पानी बढ़ रहा है। मैं इसे नींव से टकराते हुए सुन सकती हूं। इस डरावनी खोज के बावजूद मरम्मत का काम चलता रहा और डैनियल ने ठेकेदारों को भरोसा दिलाया कि बांध बनने के कई साल बाद उसके दादा ने यह संपत्ति कानूनी तौर पर खरीदी थी। वो सारी वस्तुएं काउंटी की ऐतिहासिक सोसाइटी को दान कर दी गईं। हालांकि डायरी कुछ ही महीनों में रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। रेनोवेशन के बाद कैबिन 2012 की गर्मियों तक खाली रहा, जब डैनियल और रेबेका आखिरकार वीकेंड के लिए लौटे। दोनों ने बाद में अलग अलग दोस्तों को बताया कि उन्होंने रात को सोते वक्त कुछ सपने देखे। उन सपनों में खुद को उन्होंने झील की तह में खड़ा पाया, जहां से वो अपने कैबिन को उल्टी तरफ से ऊपर की ओर देख रहे थे, जैसे झील की सतह आईना हो और वो उसकी परछाई में फंसे हों। रेबेका ने बताया कि वो जागी तो उसके बाल और तकिया पूरी तरह भीगे हुए थे, जबकि शाम के तूफान के कारण सारी खिड़कियां बंद थीं और अंदर किसी भी तरह का पानी आने का कोई रास्ता नहीं था। उसी पतझड़ में डैनियल ने संपत्ति के चारों ओर सुरक्षा कैमरा लगवाए। शुरुआत में इन घटनाओं को किसी की शरारत का नतीजा माना गया। कैमरे ने सैकड़ों घंटे की फुटेज रिकॉर्ड की। फिर मई 2013 में पहली असामान्य घटना कैद हुई। सुबह के 3:17 पर डॉक पर गीले पैरों के निशानों की एक कतार दिखाई दी, जो एक एक कदम करके नहीं बल्कि एक साथ उभर आए थे। ये निशान इतने छोटे थे कि किसी बच्चे के हो सकते थे और डॉक के आधे रास्ते तक जाकर अचानक गायब हो गए। इसके बाद डैनियल ने इस जगह का इतिहास और गहराई से खंगालना शुरू किया और इतिहासकार मेरेडिथ एलकॉट से संपर्क किया, जो विस्कॉन्सिन की मानव निर्मित झीलों से हटाए गए समुदायों की विशेषज्ञ थी। उनकी रिसर्च ने कार्वर परिवार की त्रासदी के आधिकारिक रिकॉर्ड में कई डरावनी बातें उजागर की। 1938 के फायर डिपार्टमेंट रिकॉर्ड में कार्वर की संपत्ति पर किसी घर में आग लगने की कोई रिपोर्ट नहीं थी और परिवार के मृत्यु प्रमाण पत्र किसी मेडिकल एग्जामिनर की जगह एक काउंटी अधिकारी ने जारी किए थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि पास की काउंटी के अखबारों में बांध परियोजना के खिलाफ स्थानीय विरोध का जिक्र था और कार्वर परिवार का नाम खास तौर पर उन लोगों में था जो पानी बढ़ने के बावजूद वहीं टिके रहने पर अड़े थे। जुलाई 2014 में डैनियल ने एलकॉट को कैबिन पर बुलाया ताकि वो वहीं रहकर रिसर्च जारी रख सके। संपत्ति पर उनकी दूसरी रात दोनों की नींद फर्श के नीचे तेजी से बहते पानी की आवाज से खुली, मानो कैबिन किसी तेज धार के ठीक ऊपर रखा हो। जांच करने पर उन्होंने पाया कि कैबिन का निचला हिस्सा पूरी तरह सूखा था। फिर भी वो आवाज करीब 20 मिनट तक बिना रुके चलती रही और जैसे शुरू हुई थी वैसे ही अचानक बंद हो गई। अगली सुबह कैमरा फुटेज देखते समय उन्होंने लगभग 2:15 पर डॉक पर एक आकृति देखी। एक औरत जो नाइट गाउन पहने हुए लग रही थी
कैमरे की ओर पीठ किए झील की तरफ टकटकी लगाए खड़ी थी। जब उस आकृति ने हल्का सा करवट लेकर प्रोफाइल दिखाया तो दोनों शोधकर्ताओं ने घबराकर देखा कि उसके पैर डॉग की सतह को छू ही नहीं रहे थे। वो उससे कई इंच ऊपर हवा में तैर रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात टाइम स्टैम्प्स में गड़बड़ी की थी। सिक्योरिटी सिस्टम के अनुसार वो फुटेज ठीक उसी समय की थी जब डैनियल और एल्कॉल्ट दोनों निचले स्तर पर पानी की आवाजों की जांच कर रहे थे। फिर भी झील का साफ दृश्य देने वाली बड़ी खिड़कियों से किसी ने भी डॉग पर कोई आकृति नहीं देखी थी। इस घटना के बाद एल्कॉट ने ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार की मदद से स्टिल वाटर प्रॉपर्टी के पास झील के तल का नक्शा बनवाया और नतीजों ने उसके शक की पुष्टि कर दी। करीब 20 फुट पानी और गाद के नीचे एक ऐसी नींव के अवशेष थे जिनका आकार प्रकार मौजूदा कैबिन से बिल्कुल मेल खाता था। इसके बाद की सोनार मैपिंग में भी चौंकाने वाला पैटर्न सामने आया। डूबी हुई नींव के चारों ओर चीजें एक परफेक्ट गोल घेरे में बिखरी हुई थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे सालों पहले स्टिल वाटर के डॉक पर सामान सजा हुआ मिला था। अक्टूबर 2015 में डैनियल ने मिडवेस्ट पैरानॉर्मल रिसर्च सोसाइटी की एक टीम को रात भर की जांच की अनुमति दी। उनके उपकरणों ने पूरे कैबिन में तापमान में तेज उतार चढ़ाव रिकॉर्ड किया और ईवीपी यानी इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमिना भी कैद किए, जिन्हें टीम लीडर डॉक्टर सारा ब्रैंसन ने अब तक के सबसे साफ क्लास ए ईवीपी बताया। इन रिकॉर्डिंग्स का बाद में 3 यूनिवर्सिटीज के ऑडियो एक्सपर्ट्स ने विश्लेषण किया और उनमें एक औरत की आवाज साफ साफ ये कहते हुए सुनी गई, ये हमारा घर है, ऊपर भी और नीचे भी। पानी सब कुछ ले गया, लेकिन हमारा हक नहीं। जांच के दौरान सबसे अहम घटना तब हुई जब टीम के सदस्य जैसन मैरिट ने कुछ अजीब अनुभव किया। वो डॉग के आखिरी सिरे तक चला गया और पूरे 17 मिनट तक पानी को घूरता रहा। उसने अपने साथियों की किसी भी आवाज या छूने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जब उसे जबरदस्ती डॉग से वापस लाया गया तो मैरिट को उस घटना की कोई याद नहीं थी, लेकिन उसने बताया कि उसके दिमाग में पानी के नीचे एक ऐसा घर दिख रहा था जो किसी म्यूजियम की तरह बिल्कुल सुरक्षित था, जहां एक परिवार मेज के चारों ओर बैठा था, ऊपर की ओर उम्मीद से देख रहा था, मानो ऊपर से मेहमान आने वाले हों। 2016 भर वो प्रॉपर्टी खाली रही क्योंकि डैनियल उसे बेचने पर विचार कर रहा था, लेकिन अप्रैल 2017 में एक इंश्योरेंस निरीक्षण के दौरान एक अजीब खोज ने इस जगह के रहस्यों में फिर से जान डाल दी। कैबिन का इंस्पेक्शन कर रहा इंस्पेक्टर एक ऐसी चीज की तस्वीर ले बैठा जो पहले किसी ने नहीं देखी थी। डॉग के निचले हिस्से के कंक्रीट में छोटे छोटे हाथों के निशान थे जो सिर्फ पानी से दिखाई देते थे, मानो ऊपर की लकड़ी की सतह की ओर बढ़ रहे हों। विश्लेषण से पता चला कि ये निशान लगभग 6 से 7 साल के बच्चे के थे और ये तब बने थे जब 1963 में डॉक बन रहा था और कंक्रीट तब गीला था। इस खोज के बाद डैनियल ने डॉक बनाने वाले मूल कारीगर के बेटे से संपर्क किया, जो अब बुजुर्ग था लेकिन पास ही रहता था। विलियम फॉस्टर ने याद किया कि उसने अपने पिता के साथ डॉक बनाने में मदद की थी और आखिरी चरण में हुई एक डरावनी घटना उसे आज भी याद थी। रिकॉर्डेड इंटरव्यू में फॉस्टर ने कहा, उस दिन पापा ने मुझे जल्दी घर भेज दिया था। उन्होंने कहा कि मैं ज्यादा थक गया हूं क्योंकि मैं बार बार डॉक के नीचे तैरती एक छोटी लड़की की बात कर रहा था। मैंने उन्हें बताया कि वो हमें काम करते देख रही है और रो रही है क्योंकि हम उसके घर के ऊपर घर बना रहे थे। उस शाम पापा ने कंक्रीट डालने का काम खुद ही पूरा किया। उसके बाद उन्होंने इस बारे में कभी बात नहीं की। जून 2017 में डैनियल ने इस जगह के परेशान करने वाले इतिहास से समझौता करने की आखिरी कोशिश की और ऐतिहासिक शोधकर्ताओं के साथ साथ जो परिवार वहां से हटाए गए थे उनके वंशजों को झील किनारे एक मेमोरियल सर्विस में बुलाया। इस समारोह में कुल 23 लोग शामिल थे, जिनमें उन 3 परिवारों के वंशज भी थे जिनके घर झील बनने के दौरान डूब गए थे। गवाहों ने बताया कि अचानक सैकड़ों निजी सामान झील की सतह पर तैरते हुए उभर आए।
बटन, सुई रखने की थिम्बल, चम्मच, कांटे और घरों में इस्तेमाल होने वाली दूसरी चीजें, जिनमें से कई साफ तौर पर उसी दौर की थीं जब वो घर डूबे थे। उन वस्तुओं को बाद में ऐतिहासिक सोसाइटी ने इकट्ठा किया और ऐसा लगा कि वो झील के तल में अलग अलग जगहों से ऊपर आई थी, जो किसी प्राकृतिक वजह को समझा नहीं पा रही थी। उन पर जमी खनिज परतों से साफ था वो वाकई दशकों तक पानी में डूबी रही थी। समारोह के बाद डैनियल स्टिलवाटर ने प्रॉपर्टी को बिक्री के लिए डाल दिया, लेकिन कीमत काफी घटाने के बावजूद कोई खरीदार नहीं मिला। अक्टूबर 2017 में उन्होंने एक आखिरी रिसर्च टीम को साइट को डॉक्यूमेंट करने की अनुमति दी। वो हाइड्रोजियोलॉजिस्ट और पैरानॉर्मल जांचकर्ताओं का संयुक्त प्रयास था। उनकी रिपोर्ट लिमिनेंट स्टडीज की एक जर्नल में प्रकाशित हुई, जिसमें हॉलो पाइन लेक को लोकल मेमोरी रिटेंशन दिखाने वाला बताया गया, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें आघातपूर्ण घटनाएं एनर्जी प्रिंट्स छोड़ती हैं जो पानी के मॉलिक्यूल से प्रतिक्रिया करती हैं, और शायद यही वहां दर्ज भौतिक और अलौकिक दोनों तरह की घटनाओं की वजह थी। सबसे ठोस सबूत पानी के नीचे ड्रोन से ली गई फुटेज में मिला, जिसमें न सिर्फ कार्वर परिवार की नींव साफ दिखी, बल्कि एक पूरे ढांचे की धुंधली रूपरेखा भी दिखी जो पानी के भीतर ऊपर की ओर फैली हुई थी। एक भूतिया आर्किटेक्चर जो ऊपर मौजूद स्टिल वाटर कैबिन के आकार से बिल्कुल मेल खाता था। टीम की प्रमुख शोधकर्ता डॉक्टर एलेनोर वॉस ने अपने निष्कर्ष में लिखा, हॉलो पाइन लेक में जो हम देख रहे हैं वो अतीत और वर्तमान के बीच एक पारगम्य सीमा का संकेत देता है, खासकर उन जगहों पर जहां इंसानी बस्तियों को पानी ने जबरदस्ती विस्थापित किया है। स्टिल वाटर प्रॉपर्टी मानो एक साथ दो अवस्थाओं में मौजूद है, पानी के ऊपर और पानी के नीचे, और कभी कभी ये दोनों अवस्थाएं एक दूसरे में रिसने लगती हैं। आखिरी जांच के बाद डैनियल स्टिलवाटर कभी उस प्रॉपर्टी पर वापस नहीं गए। वो कैबिन आज भी खाली पड़ा है। हालांकि पास के लोग बताते हैं कि रात में, खासकर तेज बारिश के दौरान, कभी कभी खिड़कियों के भीतर रोशनी दिखाई देती है। स्थानीय मछुआरे अब झील के उत्तर पूर्वी हिस्से से बचते हैं क्योंकि वहां उपकरण बेवजह खराब हो जाते हैं और सोनार ऐसे गहराई परिवर्तन दिखाता है जो असंभव है, मानो झील का तल ही सांस ले रहा हो। सबसे चौंकाने वाली गवाही स्थानीय गोताखोर मार्कस हेनली की है, जिसने 2018 में डूबी हुई नींव का दस्तावेज बनाने की कोशिश की, लेकिन वो 15 फुट की गहराई से वापस लौट आया। स्थानीय अधिकारियों को दिए गए उसके बयान को कम गहराई के बावजूद नाइट्रोजन नार्कोसिस बताकर नजरअंदाज कर दिया गया, लेकिन उसने बताया कि उसने पानी के नीचे एक बरामदे पर एक औरत और एक छोटी लड़की को खड़े देखा जो उसे ऊपर बुला रही थी, एक ऐसे घर की ओर जो एक ही समय में मेरे ऊपर भी था और नीचे भी, मानो झील ही दो दुनियाओं के बीच एक आईना बन गई हो और दोनों को एक दूसरे के उसी जगह पर हक होने का एहसास ही ना हो। आखिरकार 2020 की शुरुआत में स्टिल वाटर कैबिन को ढहा दिया गया। उस जमीन को एक पब्लिक मेमोरियल पार्क में बदल दिया गया ताकि हॉलो पाइन लेक की विस्थापित बस्तियों को याद रखा जा सके। फिर भी आने वाले लोग अक्सर बताते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई उन्हें झील की तरफ से घूर रहा है, खासकर किनारे के पास, जहां कभी दोनों कैबिन, एक ऊपर और एक पानी के नीचे, अनजाने में एक दूसरे के आईने बने खड़े थे, जिनके बीच बस पानी और समय की दूरी थी। दक्षिणी अपलाचिया के उस लेक हाउस का दरवाजा खोलने की मेरी पहली कोशिश में ही चाबी ताले के आधे रास्ते में अटक गई, जैसे दरवाजे ने खुद तय कर लिया हो कि वो अभी खुलना नहीं चाहता। मैं पूरे 1 मिनट तक वहीं खड़ा चाबी हिलाता रहा, मन ही मन बड़बड़ाता रहा। आखिरकार मैंने हार मान ली और जोर से कंधा दरवाजे में दे मारा। दरवाजा अनमने ढंग से कराहता हुआ खुला और टेढ़े मेढ़े फर्श पर जोर से खिसकने की आवाज आई। कहने की जरूरत नहीं, ये कोई स्वागत नहीं था। मेरी कजन सारा मेरे पीछे खड़ी थी। उसके हाथों में 2 ठूस ठूस कर भरे बैग थे। जैसे ही हम अंदर घुसे, उसकी मुस्कान तुरंत गायब हो गई।
आप जानते हैं वो एहसास जब किसी जगह में कदम रखते ही सब कुछ गलत सा लगने लगता है, न गंदा न घिनौना, बस अजीब तरह से खाली। दरवाजा पार करते ही वही एहसास मुझे भी लगा। हवा में न धूल की गंध थी, न सीलन की, न ही पुरानी लकड़ी की। वो जगह किसी चीज की गंध नहीं दे रही थी, और यही बात सबसे ज्यादा डरावनी थी। जैसे इस जगह को वैक्यूम में सील करके भुला दिया गया हो। हमारा हर कदम जरूरत से ज्यादा तेज सुनाई दे रहा था, मानो दीवारें सुन रही हों, मानो घर नहीं चाहता था कि उसे छेड़ा जाए। यह घर हमें तब मिला था जब हमारे ग्रेट अंकल एलायस की मौत हो गई थी। हम दोनों में से कोई भी उन्हें ठीक से नहीं जानता था। वो उन दूर के रिश्तेदारों में से थे जिनका जिक्र बस कभी कभार फैमिली रियूनियन में सुनाई देता है, लेकिन न जाने क्यों उनकी वसीयत में हमारा ही नाम था। और देखते ही देखते हम एक घुमावदार कंकरीली सड़क पर लेक डोवल के किनारे बने कैबिन की ओर गाड़ी चला रहे थे। सारा कसम खाकर कह रही थी कि जब वो 11 या 12 साल की थी तब उसने वहां गर्मियों का कुछ हिस्सा बिताया था, लेकिन अंदर घूमते हुए मैं सोच भी नहीं पा रहा था कि कोई वहां 1 घंटे से ज्यादा कैसे रह सकता है। रसोई पूरी तरह खाली थी, एक भी कप नहीं, एक भी चम्मच नहीं। फ्रिज में कोई चिपचिपी पुरानी सॉस की बोतल तक नहीं, और फ्रिज की बात करें तो वो ऐसे गुनगुना रहा था जैसे चालू हो, लेकिन खोला तो अंदर से लगभग चमक रहा था। ना दाग ना धूल, इतनी सफाई कि वो निर्जीव सा लग रहा था। मैंने शेल्फ को छुआ और हाथ तुरंत पीछे खींच लिया। मैं हैरान था कि वो कांच की तरह चरमराया भी नहीं। सभी दराज अटके हुए थे। मैंने सिंक के नीचे वाला दराज खींचा और इतना जोर लगाना पड़ा कि लगा हैंडल टूट ही जाएगा। आखिर जब वो खुला तो अंदर बस एक सूखा सा रबर बैंड और एक मुड़ा तोड़ा कागज था। मैं उसे खोल भी नहीं पाया, वो मेरी उंगलियों में ही झड़कर टूट गया। हर कमरा ऐसा ही था, फर्नीचर अपनी जगह पर, बिस्तर ऐसे सजे हुए जैसे मेहमान आने वाले हों, लेकिन कहीं भी इस बात का कोई निशान नहीं कि वहां सच में कभी कोई रहा हो। न किताबें, न बिस्तर के नीचे छूटे मौजे, बाथरूम सिंक में एक बाल तक नहीं। पहली रात को मैं जल्दी सोने चला गया। सारा जागकर हमारी लाई हुई 10-12 डीवीडी पलटती रही। न वाईफाई था, न ढंग का नेटवर्क था। मैं शायद आधी रात के आसपास सो गया था। कोई सपना नहीं आया, मैं गहरी नींद में था। और फिर अचानक धड़ाम, मेरी आंख खुल गई। ना कोई वजह, ना कोई आवाज, ना कोई बुरा सपना, बस आंखें खुली और एक अजीब सा एहसास हुआ कि किसी चीज ने मेरे दिमाग के अंदर से मुझे जगा दिया हो। उस वक्त रात के 3:01 हो रहे थे। मुझे अपने सस्ते से ट्रैवल अलार्म क्लॉक के चमकते अंक साफ याद हैं। कमरा पूरी तरह शांत था। मैं हल्की सांस लेते हुए सुनने लगा। मैं सोच रहा था कि शायद सारा ने कुछ गिरा दिया हो, और तभी मुझे पानी की आवाज सुनाई दी। न बारिश न लहरें, और वो आवाज नरम थी, चिकनी थी, शांत थी, लेकिन जानबूझकर की गई थी। वो शायद कोई लहर थी। वो घर के चारों ओर एक बिल्कुल सही गोल घेरे में घूम रही थी। बेडरूम की खिड़की से मुझे वो साफ नहीं दिख रही थी, तो मैं मोजे पहने ही बरामदे में निकल गया। ठंड से बचने के लिए बाहें कसकर सीने से लगा ली। मैंने देखा वो लहर झील की सतह पर धीरे धीरे लगातार चल रही थी, जैसे कोई पानी के ठीक नीचे छड़ी घसीट रहा हो। पूरे किनारे किनारे जमीन को घेरे हुए हमारे प्रॉपर्टी के चारों ओर घूम रही थी, और जैसे ही उसने अपना पूरा घेरा पूरा किया, वो गायब हो गई। न घुली न धीमी पड़ी, बस गायब हो गई। अगली सुबह सारा आधी सोई हुई और झुंझुलाई हुई दिख रही थी। कॉफी फिल्टर ढूंढते हुए इधर उधर घूम रही थी। आखिरकार उसने हार मान ली। कॉफी पाउडर सीधे पॉट में डाला, पानी भरा और मशीन चालू कर दी। फिर उसके बाद वो दांत साफ करने चली गई। जब वो वापस आई तो वो वहीं जम गई। धीमी लेकिन घबराई हुई आवाज में उसने मेरा नाम पुकारा। जब मैं वहां पहुंचा
वो कॉफी पॉट को ऐसे पकड़ी थी जैसे वो किसी भी पल फट सकता हो। वो गर्म था, मशीन चली हुई थी, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था। एक बूंद तक नहीं, भाप तक नहीं। वार्मिंग प्लेट न गीली थी न दागदार, बस सूखी और साफ थी, जैसे कभी इस्तेमाल ही ना हुई हो। सारा की भौहें सख्त हो गईं। ये भरा हुआ था। उसने धीमी लेकिन चुभती आवाज में कहा, मानो मैंने ही उसे खाली कर दिया हो। मैं बस उसे देखता रह गया। उसने पॉट जोर से रखा और बिना कुछ कहे चली गई। दोपहर में कुछ देर बाद वो नहाने चली गई। मैं बरामदे की झूले वाली कुर्सी पर किताब लेकर बैठा था। जब वो बाहर आई, वो तौलिए में लिपटी हुई थी। उसके बालों से पानी टपक रहा था। वो बेचैन लग रही थी। उसने पूछा, तुमने बेडरूम के दरवाजे क्यों खोले? मैंने पलक झपकाई और कहा, मैंने नहीं खोले। जब मैं अंदर गया था तब वो बंद थे। जब मैं बाहर निकला वो तब भी बंद थे। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक पल खड़ी रही, फिर मुड़ी और हॉलवे में चली गई। हमने उस बात को दोबारा नहीं छेड़ा। दूसरे दिन और भी चीजें होने लगी। डॉक, जो पहले घर से काफी दूर था, दरवाजा खोलते ही ज्यादा पास लगा। मैंने कदम गिने, सिर्फ 5 कदम। कल तो कम से कम 20 कदम थे। बीच की जमीन गीली और दलदली थी, जैसे जोरदार बारिश हुई हो, जबकि बारिश हुई ही नहीं थी। हम दोनों ने रात भर कुछ नहीं सुना था। फिर हमने बरामदे और डॉक के बीच कीचड़ में बिखरे पैरों के निशान देखे, छोटे पतले, बहुत पास पास, और वो हमारे नहीं थे। सारा झुकी, एक निशान को छुआ और जैसे जल गया हो, हाथ तुरंत पीछे खींच लिया। उसने कहा, ये अभी अभी के हैं, एकदम ताजा हैं। हम वापस बरामदे की ओर चलने लगे, लेकिन जमीन सही नहीं लग रही थी। वो खिंचती हुई लग रही थी। हर कदम जरूरत से ज्यादा भारी था। मैंने ऊपर देखा, घर और दूर लगता जा रहा था। हमने कुछ नहीं कहा, बस चलते रहे। जब तक बरामदे तक पहुंचे, हमारी सांस फूल चुकी थी, मानो मीलों तक चढ़ाई चढ़कर आए हों। हम रेलिंग से टिक गए, खामोशी में सांस संभालने लगे। उस रात उस घर ने मुझे सोने नहीं दिया। मैं फिर से जाग गया। इस बार समय था 3:02 और मेरा दिल पहले से ही तेज धड़क रहा था। और फिर मैंने उसे सुना, बाहर नहीं बल्कि घर के अंदर। लिविंग रूम के फर्श की लकड़ियां कराईं और फिर उभर आईं। कसम से वो हिली और लहर की तरह फूल उठी, जैसे किसी ने तालाब में कंकड़ फेंका हो। बस ये लहर पानी की जगह फर्श के नीचे से गुजरी। मैंने उसे कमरे में फैलते हुए देखा और फिर सब कुछ ऐसे समतल हो गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और फिर सारा चीख पड़ी। 2 सेकंड में मैं उसके कमरे में था। मेरा गला सांस से भरा हुआ था। वो कमरे के कोने में खड़ी थी, कांपते हुए अपने बिस्तर की ओर इशारा कर रही थी। उसकी चादरें भीगी हुई थी। गद्दा पानी में धंस गया था। पानी फर्श पर टपक रहा था। उसने उसे ऐसे छुआ जैसे यकीन करना चाहती हो। उसके हाथ चमकते हुए वापस आए, पूरी तरह गीले। वो बार बार फुसफुसा रही थी, पानी पानी। हमने ये डिस्कस नहीं किया कि अब क्या करना है। हमने बस सामान भरना शुरू कर दिया। मैंने दोनों डफल बैग उठाए और जो मिला उसमें ठूसने लगा। गीले तौलिए, उलझे चार्जर, खुले कपड़े। सारा भी मशीन की तरह चल रही थी, जो समा जाए ठूसती जा रही थी। और तभी घर चरमराया, चटकने लगा, मानो जाग रहा हो। हम बैग घसीटते हुए हॉलवे से बाहर निकले। फर्श पैरों के नीचे नरम लग रहा था, बिल्कुल स्पंज जैसा, जैसे नीचे से पूरी तरह भीग चुका हो। बाहर निकले तो हवा ने चेहरे पर ऐसे मारा जैसे मैं पानी के नीचे से ऊपर आया हूं। मैं दरवाजा लॉक करने मुड़ा और आधे रास्ते में जम गया। झील बिल्कुल शांत थी, एकदम समतल।
बिल्कुल आईने जैसी, और उसके प्रतिबिंब ने मैंने घर को देखा, लेकिन वो घर नहीं था। उस घर की खिड़कियां पूरी खुली थी, पर्दे बाहर की ओर फड़फड़ा रहे थे, मानो अंदर से तेज हवा चल रही हो, जबकि वहां हवा बिल्कुल स्थिर थी। और दूसरी मंजिल की खिड़की में मैंने दो आकृतियां देखी। वो थोड़ा झुकी हुई थी, हमें देख रही थी। उनमें से एक मेरी तरह दिखती थी और दूसरी सारा जैसी, लेकिन उनके चेहरे फीके थे, पानी की सतह से टेढ़े मेढ़े दिख रहे थे। लेकिन मुझे पता था मैं क्या देख रहा हूं। मैंने एक शब्द नहीं कहा, बस बैग ट्रंक में फेंके और गाड़ी स्टार्ट कर दी। और हम तब तक नहीं रुके जब तक रूट 39 नहीं आ गया। दो 2015 में मैं अपने होम टाउन के एक बहुत खूबसूरत लेक हाउस में रहता था। वो पहली जगह थी जिसे मैंने और मेरी एक्स गर्लफ्रेंड ने साथ मिलकर किराए पर लिया था। हमने लेक हाउस उसकी खूबसूरती की वजह से नहीं चुना था, बल्कि इसलिए चुना था क्योंकि वही एकमात्र जगह थी जहां डॉग्स को रखने की इजाजत थी। हमारे पास 2 बड़े डॉग्स थे और मेरे होम टाउन के किसी भी अपार्टमेंट में बड़े डॉग्स की अनुमति नहीं थी। वो घर साफ तौर पर हमारी औकात से बाहर था, लेकिन डॉग्स की वजह से हमने किसी तरह खर्च संभाल लिया। वो घर वाकई शानदार था। वो झील के बिल्कुल किनारे था और उसका अपना डॉग था। सब कुछ बढ़िया था। अंदर से वो घर बहुत अच्छा था और पूरी तरह रेनोवेट किया हुआ था। वो कोई गंदा सा पुराना कैबिन नहीं था। लेकिन उस घर की सबसे अच्छी बात यह थी कि जिस सड़क पर हम रहते थे वो बहुत शांत थी। पूरी सड़क पर बस हमारा घर था और बाईं ओर एक पड़ोसी का घर था। वो पड़ोसी एक मिडिल एज महिला थी जिसने अपना नाम एल्सा बताया, लेकिन कहा कि हम उसे मामा सोल कह सकते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा, उसने सच में कहा था कि उसे मामा सोल ही बुलाएं। वो औरत अजीब किस्म की थी। उसकी हाइट करीब 4 फुट 11 इंच थी। बाल बहुत घुंघराले थे और आंखें असाधारण रूप से चमकीली हरी थी। वो सुंदर थी, इसमें कोई शक नहीं था, लेकिन एक पागलपन वाले अंदाज में। जब हम उससे मिले तो हमने शालीनता से बात की, मुस्कुराए और परिचय के बाद अपनी जिंदगी में लगे रहे। उससे परिचय के बाद महीनों बीत गए और एल्सा से हमारा लगभग कोई संपर्क नहीं रहा। कभी कभी वो बाहर दिख जाती तो हम हाथ हिला देते और अपनी दिनचर्या में लग जाते। वो ना शादीशुदा थी, ना ही किसी रिश्ते में थी। कम से कम मुझे तो यही लगता था। लेकिन हम हमेशा देखते थे कि उसके घर में लोग आते जाते रहते थे। मैं और मेरी एक्स लगातार सोचते रहते थे कि वहां आखिर चल क्या रहा है। कभी लोग सिर्फ 2 मिनट के लिए अंदर जाते और कभी कभी अगली सुबह तक बाहर नहीं निकलते। हमेशा 1 या 2 लोग, कभी 2 से ज्यादा नहीं। और ये लोग हर उम्र, हर नस्ल के होते थे। कई महीनों तक इस पर मजाक करने के बाद मैंने मान लिया कि शायद वो धर्म या सेल्फ हेल्प से जुड़ा कुछ करती है। मुझे लगा मामा सोल शायद सच में अंतरात्मा को ठीक करने का काम कर रही है। लेकिन जैसे जैसे हमारा लीज खत्म होने वाला था, कुछ अजीब हुआ। हमें अपने मेल बॉक्स में एक पैकेज मिला जो एल्सा के नाम था। हमने सोचा ऐसी गलती हो जाती है, खासकर जिस तरह हमारे घर एक जैसे लगते थे। कभी कभी घरों के नंबर भी गड़बड़ हो जाते थे। तो मैंने सोचा ठीक है, अच्छा बनते हैं और पैकेज एल्सा को दे आते हैं। मैं उसके घर गया, दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मुझे पता था वो घर पर है क्योंकि उसकी कार ड्राइवे में खड़ी थी। मैंने डोरबेल बजाई और थोड़ा जोर से खटखटाया और अंदर से कुछ गिरने, टूटने जैसी आवाज आई। मैंने हाथों से आंखों के आगे कटोरा बनाया और खिड़की से अंदर झांका। घर लगभग खाली था। दरवाजे के ठीक अंदर एक बहुत बड़ा लिविंग रूम था और उसमें सिर्फ एक सोफा पड़ा था, बाकी कुछ नहीं। सीधे सामने बड़ी खिड़कियां थीं जिनसे पीछे की झील दिख रही थी। दाईं ओर एक और दरवाजा था जो थोड़ा सा खुला हुआ था
और अगले ही पल मुझे समझ आ गया कि वो बेसमेंट का दरवाजा था। मैं खिड़की से देख ही रहा था कि एल्सा बेसमेंट की सीढ़ियों से भागती हुई ऊपर आई। उसका चेहरा तना हुआ था, गुस्से से भरा हुआ था। मैं झट से खिड़की से पीछे हट गया। एल्सा ने गुस्से में दरवाजा खोला और बोली, हाँ, क्या चाहिए तुम्हें? मैं एक पल के लिए जड़ हो गया, क्योंकि मैंने एल्सा को कभी ऐसे बर्ताव करते नहीं देखा था। मैंने पैकेज उसकी तरफ बढ़ाया और कहा, मुझे आपका मेल मिला था, सोचा आपको दे दूं। वो तुरंत मुस्कुराई और झपटकर पैकेज मेरे हाथ से छीन लिया। जैसे ही उसने पैकेज पकड़ा, मैंने देखा उसके हाथ किसी चीज से सने हुए थे। मैं उस पल इसके बारे में सोचना नहीं चाहता था और अब लिखते हुए भी मुश्किल हो रही है। लेकिन सच कहूं तो वो खून जैसा लग रहा था। उसने देख लिया था कि मेरी नजरें उसके हाथों पर अटक गई हैं और उसने कुछ अजीब सी आवाज निकाली, फिर जोर से बोली, थैंक यू डियर, फिर मिलेंगे। उसने मेरे मुंह पर दरवाजा पटक दिया और वापस बेसमेंट की ओर दौड़ गई। मैं अपने घर लौटा और बेसब्री से अपनी एक्स को सब कुछ बताने लगा। वो पूरी तरह डर गई थी और सच कहूं, मैं उसे दोष नहीं दे सकता था। अगली रात हमने बैकयार्ड में बाहर आग जलाई, क्योंकि हमारा लीज लगभग खत्म होने वाला था और हम इस लेक हाउस के हर पल का पूरा फायदा उठाना चाहते थे। मेरी एक्स करीब रात 10 बजे सोने चली गई और मैंने तय किया कि मैं थोड़ी देर और बाहर रहूंगा और झील को महसूस करूंगा। उसके सोने के लगभग 1 घंटे बाद मुझे किसी दरवाजे के बंद होने की आवाज सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो एल्सा थी और मेरी तरफ आ रही थी। सच कहूं तो पिछले दिन की बात सोचकर मैं थोड़ा असहज हो गया था। वो मेरे पास आकर वहीं बैठ गई जहां कुछ देर पहले मेरी एक्स बैठी थी। उसने सीधे मेरी तरफ देखा और कहा, कल के लिए सॉरी, मेरा इरादा बदतमीजी करने का नहीं था। मैं एक क्लाइंट के लिए पेंटिंग कर रही थी और तुमने जैसे ही दस्तक दी, उससे ठीक पहले मेरा कैनवस गिर गया। मैं झुंझलाई हुई थी और गुस्से में थी। सॉरी। मैंने उससे कहा कि चिंता मत करो, मैं समझता हूं। मुझे थोड़ी राहत मिली क्योंकि उसकी बात सुनकर दिल हल्का हो गया था। इससे यह भी समझ में आता था कि उसके हाथ उस लाल रंग में क्यों सने हुए थे। शायद वो सच में उस वक्त पेंटिंग कर रही थी। और यह भी समझ आया कि उसके घर इतने लोग क्यों आते जाते रहते थे। अगर वो कलाकार थी तो शायद तरह तरह के क्लाइंट्स के लिए अलग अलग काम करती होगी। हम कुछ देर तक बातें करते रहे और फिर तय किया कि अब अपने अपने घर चलते हैं। जैसे ही मैं पीछे वाले दरवाजे की ओर बढ़ा, एल्सा ने आवाज दी, हे, एक बात सुनो, अगर कभी आना चाहो तो मेरे दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। मैंने बस हाथ हिलाया, अंदर गया और दरवाजा लॉक कर लिया। मुझे लगभग यकीन था कि एल्सा ने अभी अभी मुझे रिझाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं कोई गलत मतलब नहीं निकालना चाहता था। अगले दिन मैंने ये बात अपनी एक्स को बताई और जाहिर है उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। हमें वहां से निकलने में सिर्फ 2 दिन बाकी थे, इसलिए हमने उस बात को वहीं छोड़ दिया। अगली रात हम फिर से बाहर बैठे और झील की आखिरी खूबसूरती को समेटने लगे। उसी दौरान एल्सा के घर के अंदर से चीखने की आवाज आई। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और सोचा, अब क्या करें। वो दर्द भरी चीखें लग रही थी, लेकिन हमें पक्का नहीं पता था। मुझे पता है ये सही नहीं है, लेकिन जहां से हम आते हैं वहां दूसरों के मामले में दखल नहीं दिया जाता। अब पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है उस वक्त हमें पुलिस बुलानी चाहिए थी, लेकिन उस वक्त ये सब कुछ बढ़ा चढ़ा सा लग रहा था। आखिरकार मेरी एक्स ने मुझे मना लिया कि जाकर दरवाजा खटखटाते हैं, देख लेते हैं कि सब ठीक है या नहीं। जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंचा, उन चीखों ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। आवाज इतनी तेज थी कि साफ लग रहा था जो भी चीख रहा था वो भयानक दर्द में था। मैंने जोर से दरवाजा पीटा और चीखें अचानक बंद हो गईं। मैंने एक पल इंतजार किया और फिर एल्सा एक बार फिर से बेसमेंट से बाहर आई।
उसका शरीर उसी लाल रंग से सना हुआ था। इस बार उसने दरवाजा नहीं खोला। वो खिड़की के पास आई और शीशे के आर पार चिल्लाकर बोली, सॉरी, अभी अच्छा वक्त नहीं है, मेरे पास कोई आया हुआ है, हम लोग कल बात करते हैं। यह कहकर वो मुड़ी और बेसमेंट का दरवाजा जोर से पटक दिया। मैं दौड़कर अपनी एक्स के पास गया और कहा, चलो अंदर चलते हैं, दरवाजे लॉक कर लेते हैं। अगली सुबह हमने सामान शिफ्ट करना शुरू कर दिया और मैंने देखा एल्सा अपने घर की सीढ़ियों से मुझे हाथ हिला रही थी। मैंने भी हाथ हिला दिया, लेकिन अब मैं उससे किसी तरह का रिश्ता नहीं रखना चाहता था। मैंने कभी किसी को रिपोर्ट नहीं किया और न ही दोबारा उसके घर के बारे में पता किया। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि वो सच में लाल पेंट ही था और उन चीखों के बारे में मुझे आज तक कुछ नहीं पता। उम्मीद करता हूं कि वो बस कुछ अजीब चीजों में रुचि रखती हो, हिंसक चीजों में नहीं। आज अगर मैं वहीं होता तो बिना सोचे समझे पुलिस बुला लेता। जो भी ये कहानी सुन रहा है, खासकर जो अभी जवान है, अगर तुम्हें चीखने की आवाज सुनाई दे और लगे कि कोई मुसीबत में है, तो ज्यादातर मामलों में सच में होता है और हो सकता है तुम्हारा एक कदम किसी की जिंदगी और मौत के बीच का फर्क बन जाए। दोस्तों, अगर आपको आज की स्टोरीज अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, हाइप और शेयर जरूर करना। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो वीडियो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, आपको वो स्टोरीज भी बहुत पसंद आएंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही और कहानियों के साथ। नमस्कार।